हेलो फ्रेंड्स। आज डेट है 23rd और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नर जो डेड वेट लोडेड गवर्नर का ही एक प्रकार था। हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, जिसका नाम है पॉटर गवर्नर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर डिस्कस किया था उसी के जैसा ही ये चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र और जो सेंट्रीफ्यूगल का हमने पहले चित्र देखा था उसमें देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है। इस गवर्नर में, ये जो पॉटर गवर्नर है, ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के डेड वेट लोडेड गवर्नर का ही एक प्रकार था। आपको मैंने बताया था डेड वेट लोडेड का मतलब होता है ऐसा गवर्नर जिसकी स्लीव के ऊपर कुछ भार लगाया जाता है। तो डेड वेट लोडेड गवर्नर में स्लीव के ऊपर कुछ भार लगाया जाता है। तो पॉटर गवर्नर में देखते हैं हम कि इसमें भार किस प्रकार से लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, स्पिंडल, आर्म्स, बॉल, लिंक्स एंड स्लीव। इसमें आप देखिए, आपको एक और पार्ट दिख रहा है, सेंट्रल लोड। तो इस भार, सेंट्रल लोड मतलब केंद्रीय भार, इस भार की सहायता से स्लीव के ऊपर अतिरिक्त भार लगाया गया है। तो ये जो गवर्नर है, इस प्रकार के गवर्नर को कहा जाता है पॉटर गवर्नर। तो इसको और डिटेल में स्टडी करने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार इसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें आगे के टॉपिक्स और आसानी से समझ में आ जाएं। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉट गवर्नर के बारे में। वॉट गवर्नर आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के पेंडुलम टाइप का एक प्रकार है वॉट गवर्नर। वॉट गवर्नर की क्या खासियत थी कि उसमें केवल और केवल जो बॉल्स थी उन्हीं का वेट था, बाकी किसी भी कंपोनेंट का, ना तो स्लीव का ना लिंक्स का, कोई भी भार नहीं था। फिर हमने उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उसकी गति मतलब आरपीएम और उसकी हाइट, हाइट ऑफ गवर्नर के बीच में एक रिलेशन डिराइव करी थी, एक फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एच बराबर 895 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। एच क्या है? हाइट ऑफ गवर्नर। किस में इसकी वैल्यू आएगी? मीटर्स में। एन क्या था वहां पे? आरपीएम, रोटेशन प्रति मिनट, या हिंदी में कहें तो चक्र प्रति मिनट। एन को किस में नापते हैं? आरपीएम में। तो ये हमने डिराइव किया था। अब हमारे एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यदि गवर्नर से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आएगा तो व्हाट गवर्नर का ही बेसिक क्वेश्चन एक आ सकता है 6 से 7 मार्क्स का पैटर्न के अनुसार। तो हम चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले व्हाट गवर्नर का, फिर हम आगे बढ़ेंगे पॉटर गवर्नर में। तो देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन शेयर किया है। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 आरपीएम। Also find the change in vertical height when its speed increases to 61 rpm। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं मैं। हमें एक वॉट गवर्नर की वर्टिकल हाइट मतलब हमें एक गवर्नर की हाइट कैलकुलेट करनी है यदि उसकी स्पीड है 60 आरपीएम। ठीक है। दूसरा इसमें आगे बोला गया है कि यदि गवर्नर की स्पीड 60 से 61, 60 से 61 आरपीएम हो रही है तो हाइट में क्या परिवर्तन होगा। ये आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है वॉट गवर्नर में मात्र एक ही फॉर्मूला है, एच बराबर 895 अपॉन एन स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन का पहला भाग सॉल्व करेंगे। हमको पूछा गया हाइट मतलब एच निकालना है और हमें आरपीएम दिया है 60। आरपीएम मतलब एन, आरपीएम दिया है मतलब एन दिया है। तो एन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 60, फिर 60 का स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर है क्योंकि। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एच मिलेगा 0.248 मीटर्स। तो ये क्या दर्शाएगा? जब गवर्नर 60 आरपीएम की गति से घूम रहा था तो बॉल की हाइट कितनी थी? 0.248 मीटर्स। कहाँ से हाइट? जहाँ पे दोनों आर्म्स स्पिंडल से मिल रहे थे उस बिंदु से बॉल के केंद्र की वर्टिकल हाइट। अब दूसरा पार्ट हम सॉल्व करें। अब यदि स्पीड 61 हो गई तो आप दोबारा हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? एन की जगह क्या रख देंगे? 61। तो यहाँ पे देखिए, एन की जगह जब 61 रखा तो हाइट आई 0.24। तो
पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई। अंतर कितना हो गया इन दोनों का डिफरेंस? 0.008 मीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 8 mm। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर करिए कि जब स्पीड 60 थी तो हाइट 2.248 थी, मतलब हाइट क्या थी, ज्यादा थी। जब स्पीड बढ़ गई तो हाइट क्या हो गई, कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जो हमारी बॉल्स हैं, जब ये गोल घूमेगी, गोल कैसे घूमती है, जैसे एक भौरा घूमता है, लट्टू घूमता है, उस तरीके से पूरा गवर्नर गोल घूमेगा। गोल घूमने के कारण ये बॉल्स ऊपर भी उठ सकती हैं या फिर नीचे भी जा सकती हैं। ऊपर कब जाती हैं? जब गति बढ़ती है। नीचे कब आती है? जब गति कम होती है। तो जब हमारी गवर्नर की स्पीड थी 60, तो हाइट क्या होगी, स्पीड कम थी तो हाइट इसकी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगी, नीचे ज़्यादा होगी बॉल। लेकिन जब गति हो गई 61 तो बॉल क्या होगी, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। हाइट यहाँ पे देखिए कम हो गई। पहले हाइट थी 0.248 60 की स्पीड में। जब गवर्नर तेज घूमने लगा तो बॉल ऊपर उठ गई, तो हाइट कितनी हो गई, 0.24। तो इसी कारण से हाइट क्या होती है, स्पीड के साथ कम होती है। अब देखिए, वॉट गवर्नर का एक ड्रॉबैक है। वॉट गवर्नर को हम हाई स्पीड के लिए उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो, अब जैसा मैंने अभी बताया, स्पीड ज़्यादा होगी तो हाइट क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यदि गवर्नर बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है तो उसकी हाइट में बहुत कम परिवर्तन होगा, जिसके कारण फ्यूल की सप्लाई में भी बहुत कम परिवर्तन होगा और हम गवर्नर की स्पीड को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से वॉट गवर्नर का उपयोग नहीं कर सकते। तो वॉट गवर्नर का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे गवर्नर या इंजन कम स्पीड पे घूम रहा हो। जनरली जो लिमिट है वो है 60 से 80 आरपीएम। तो ये हमारा वॉट गवर्नर यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करते हैं पॉटर गवर्नर की। तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, पॉटर गवर्नर का चित्र मैंने दर्शाया है। तो क्या है पॉटर गवर्नर? पॉटर गवर्नर वॉट गवर्नर का एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो आप इस चित्र में देखिए, ये पूरा गवर्नर वॉट गवर्नर के जैसा ही है। इसमें भी एक स्पिंडल है ना, दो लिंक्स हैं, दो बॉल्स लगी हैं, दो आर्म्स हैं और एक स्लीव है। अंतर कहाँ पे है वॉट गवर्नर और पॉटर गवर्नर में, कि पॉटर गवर्नर में एक बीच में एक भार लगाया है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लोड। सेंट्रल लोड ये क्या है? पॉटर गवर्नर के बीच में एक हमने भार लगा दिया है। तो भार लगाने के कारण क्या होगा कि जो वॉट गवर्नर में जो हमारी कमियां थी, जैसे हाई स्पीड में उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो वॉट गवर्नर में जो कमियां थी उसको पॉटर गवर्नर में दूर कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए एक बार इसके पार्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्पिंडल दिख रही है, ये जो पिंक कलर की लाइन है ये क्या दर्शा रही है? स्पिंडल। दो आर्म्स हैं, पहला आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है। दोनों आर्म्स जिस पॉइंट से जुड़े हैं उसको नाम दिया है पी। फिर सॉरी, फिर आप देखिए, बॉल्स जो है, बॉल के दो पॉइंट से जुड़ी है जिस बॉल, वो है बी। बॉल और ये आर्म्स किस पॉइंट से जुड़े हैं? बी पॉइंट से। फिर इसी पॉइंट से दो लिंक्स जुड़े हैं। दो लिंक्स जुड़े हैं जो आगे जाके किससे जुड़ेंगे? स्लीव से। और स्लीव के ऊपर क्या लगा है? भार। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है पॉटर गवर्नर का। अब देखिए, बी पॉइंट क्या है? जहाँ पे आर्म्स और बॉल जुड़े हैं, है ना। और डी पॉइंट का है जहाँ पे स्लीव और ये वाला लिंक जुड़ा है। स्लीव और ये लिंक जुड़ा है, वो है डी पॉइंट। और इसी के साथ हमारा ई पॉइंट कौन सा? जहाँ पे ये वाला आर्म और ये वाला स्लीव यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये दो पॉइंट्स हो गए, डी और ई। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे और गौर करिए कि ये जो आर्म्स हैं, ये वाले आर्म्स कहाँ जुड़े हुए हैं? जहाँ पे बॉल्स और ऊपर वाले आर्म्स जुड़े हैं वहीं पे ये वाले आर्म्स भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यदि इन छोटे नीचे वाले लिंक्स को आप आर्म से कहीं और जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया, तो वो गवर्नर का दूसरा प्रकार है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉटर गवर्नर में आर्म्स कहाँ जुड़े हैं? जहाँ पे बॉल्स जुड़ी हुई हैं वहीं पे आर्म्स भी जुड़े हुए हैं। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट मतलब ये घूम सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इस तरीके से घूमेंगे, इस तरीके से घूमेंगे, और ये पूरा का पूरा बॉडी कैसा घूमेगा? गोल। मतलब ये पूरी बॉडी ऐसे गोल घूमेगी,
और साथ में ये बॉल्स ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। क्लियर है? आप इसका एक एनिमेटेड वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए पॉटर गवर्नर के, उसका अंतर देख लिया। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे कि पॉटर गवर्नर में कौन कौन से बल कार्य करते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखिए तो पॉटर गवर्नर में कुल 5 बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल होंगे? एक तो देखिए बॉल का वेट होगा नीचे की ओर। एक ये जो सेंट्रल लोड लगाया है ये भी किस दिशा में लगेगा? नीचे की ओर। अब लास्ट क्लास में आपको बताया था बॉल के ऊपर एक बाहर की दिशा में बल कार्य करेगा। कौन सा बल होता है वो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको दर्शाते हैं एफसी से। सेंट्रल लोड को दर्शाया है कैपिटल डब्ल्यू से और बॉल के वेट को स्मॉल डब्ल्यू से। और कौन सा बल कार्य करेगा? ये जो आर्म्स हैं इनमें तनन उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगा, जो बॉल से बाहर की दिशा में कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे T1 और इस वाले आर्म्स में जो उत्पन्न हो रहा है तनन उसको T2। इस तरफ भी T1 T2 ही उत्पन्न होंगे। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 5 बल इस पूरे पॉटर गवर्नर में उत्पन्न होंगे। इसका आप ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया भी गया है। ये है W बॉल का वेट, ये यहाँ पे W, अब W/2 के लिए है वो मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे देखिए FC, अब केंद्रीय बल, यहाँ T1, यहाँ T2, इतने बल हमने देख लिए। अब हम जा रहे हैं आगे, हम डिराइव करेंगे पॉटर गवर्नर की हाइट और उसकी गति में क्या रिलेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको न्यूमेरिकल्स में आ सकता है। तो उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पॉटर गवर्नर के हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला टर्म है M, स्मॉल m। स्मॉल m क्या दर्शाता है? मास ऑफ ईच बॉल इन kg। अब आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो दोनों बॉल्स हैं, हर एक बॉल का मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो हर एक बॉल का द्रव्यमान कितना है? m kg। दूसरा टर्म है W। अब W क्या है? ये जो बॉल है इनका भार। आपको भार और द्रव्यमान दोनों में अंतर समझ में आता है। भार कितना है हर बॉल का? W। तो बॉल का भार बराबर कितना होगा? उसका मास इनटू त्वरण, एक्सेलरेशन के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W को किस में नापते हैं हम? भार को न्यूटन्स में, मास को किस में नापते हैं? केजीस में। तो ये हमको रिलेशन पता है। नेक्स्ट टर्म हम देखें अगर, कैपिटल M। कैपिटल M है जो केंद्रीय भार, सेंट्रल लोड लगाया गया है, उसका द्रव्यमान। तो ये भी किस में नापते हैं? केजी में, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। फिर W, W मतलब ये जो केंद्रीय भार लगा है इसका भार, तो भार बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू जी। ठीक है, भार को किस में नापेंगे? न्यूटन्स में, ये आपको अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है कि जब भी गवर्नर घूमता है तो बॉल के केंद्र की, उसके स्पिंडल से जो रेडियस होती है, दूरी होती है, उसको बोलते हैं त्रिज्या। जैसे मान लीजिए गवर्नर गोल घूम रहा है तो बॉल कुछ दूरी पे होगी, वो भी घूम रही है बॉल दूरी पे, ऐसे गोल गोल घूमेगी बॉल, पूरी गोल गोल घूमेगी, है ना। तो बॉल जितनी रेडियस पे घूमेगी, इस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ रोटेशन, r। ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है? इस एक्सिस से बॉल के केंद्र की दूरी। तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ रोटेशन के बाद अगला टर्म है स्मॉल h। स्मॉल h मैंने पहली क्लास में बताया था, हाइट ऑफ गवर्नर, बॉल के केंद्र की इस P बिंदु से वर्टिकल हाइट, B की P से वर्टिकल हाइट, ये है h, हाइट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अगला टर्म है कैपिटल N। कैपिटल N क्या दर्शाता है? ये जो पूरा गवर्नर जो गोल घूमेगा उसकी घूमने की गति। ठीक है, जैसे एक लट्टू घूमता है ना, वैसे पूरा गोल घूमेगा, तो उसके घूमने की जो गति है चक्र प्रति मिनट, RPM में, वो है n। ठीक है, चक्र प्रति मिनट मतलब एक मिनट में कितने चक्र वो घूम रहा है। दूसरा टर्म है ओमेगा। ओमेगा क्या दर्शाता है? कोणीय गति। कोणीय गति किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। इसकी इकाई क्या होती है? रेडियंस प्रति सेकंड। ठीक है, ओमेगा को किस में नापते हैं? रेडियंस प्रति सेकंड। तो एन और ओमेगा एक ही टर्म है, बस इनकी इकाई अलग है। एन यदि हम एन बोलते हैं तो हम आरपीएम में नापते हैं, ओमेगा बोलते हैं तो रेडियंस प्रति सेकंड में।
अब ओमेगा और एन में रिलेशन क्या है, जैसे आपको एक चीज़ पता है दूसरी चीज़ निकालनी है, तो ये रिलेशन है। ओमेगा बराबर 2πn/60 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है एफ सी। एफ सी क्या था, बॉल के ऊपर लगने वाला अपकेंद्री बल। तो कहाँ लगेगा, यहाँ से बाहर की ओर, इधर से भी बाहर की ओर, एफ सी। ये क्या है, बॉल के ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसमें नापते फोर्स को, न्यूटन्स में, ये आपको पता है। नेक्स्ट है T1। T1 मैंने आपको बताया, T1 क्या है, ये जो ऊपर वाले आर्म्स हैं, इन आर्म्स में जो तनन उत्पन्न होगा, टेंशन उत्पन्न होगी, उसको बोलेंगे T1, ठीक है, T1। इसी प्रकार T2। T2 क्या है, ये जो नीचे वाले लिंक्स हैं, इनमें जो तनन उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे T2। T2 क्लियर है। फिर अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाले आर्म्स हैं, इन आर्म्स का वर्टिकल के साथ, मतलब ये स्पिंडल के साथ या वर्टिकल लाइन के साथ, जरूरी नहीं है स्पिंडल का, वर्टिकल लाइन के साथ इनका एंगल जो है एक साइड का, वो है अल्फा, ठीक है। और बीटा क्या है, नीचे वाले जो लिंक्स हैं, ये वाला जो लिंक है, इसका वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा उसको बोलेंगे बीटा। तो अल्फा और बीटा आपको समझ में आ गया। आप इसके साइड में जो डायग्राम है इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें सारे टर्म्स दिखाए गए हैं। आप देखिए, गवर्नर की हम जब भी एनालिसिस करेंगे तो केवल उसका एक हिस्सा बस कंसिडर करेंगे, एक तरफ का, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा हमने यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ऐसा डायग्राम जिसमें बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी बलों को दर्शाया जाता है। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिख रहा है। इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे बलों को पहले देखें। सबसे पहले बॉल को देखें, तो बॉल का भार लगेगा W दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा FC, ये भी दिख रहा है। अब सेंट्रल लोड में देखिए W/2 लिया है, लेकिन टोटल वेट कितना है उसका W। तो W/2 क्यों लिया है, क्योंकि आधा हिस्सा इधर लगेगा, आधा हिस्सा इधर लगेगा, तो इसीलिए सेंट्रल लोड का एक हिस्से में कितना भार लेंगे, W/2। अगला फोर्स कौन सा था, टेंशन। इसमें देखिए T1 लग रहा है, इसमें देखिए T2 लग रहा है ना। T2 टेंशन हमेशा कहाँ कार्य करता है, बॉडी से दूर की तरफ। तो बॉल को यदि आप लेंगे तो बॉल से किस तरफ कार्य करेगा, इस तरफ, और T को लेंगे तो इस तरफ। यहाँ से T2 इस तरफ और इधर से T2 इस तरफ, दूर की तरफ कार्य करता है टेंशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो एरोज, इधर से देखेंगे तो इस तरफ, इधर से देखेंगे तो इस तरफ, इधर से यहाँ और इधर से यहाँ। अब एंगल्स देखा हमने, अल्फा क्या था, इस वाले लिंक का वर्टिकल से एंगल, बीटा क्या था, इस वाली लिंक का वर्टिकल से एंगल। ये एंगल हो गया अल्फा एंड बीटा। और आर क्या था, रेडियस ऑफ रोटेशन। इस बॉल का वर्टिकल, ये जो एक्सिस है, इसके केंद्र की दूरी आर है। और हाइट क्या था, बॉल के केंद्र की पी से दूरी, तो ये हाइट हो गई एच। तो ये सारे टर्म्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हमको क्या डिराइव करना है कि गवर्नर की गति और उसकी हाइट, मतलब एन, उसकी गति और उसकी हाइट h, दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये डिराइव करना है। तो चलिए हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, डेरिवेशन करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो हम एक मेथड डिस्कस करेंगे, हमको फॉर्मूला क्योंकि डिराइव करना है मेन। तो पहला मेथड जो है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इस मेथड में हम जो बल लग रहे हैं, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, उन बलों को दो दिशाओं में रिजॉल्व करेंगे, विभाजित करेंगे। आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में फोर्सेस को दो दिशाओं में विभाजित किया होगा, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। एक्स दिशा में जितने भी बल लग रहे हैं सब मिला के आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, जितना दाईं ओर लग रहा है उतना ही बल बाईं ओर लगेगा। इसी प्रकार वाई एक्सिस में भी आपने किया था, जितना बल ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही कुल बल नीचे की तरफ लगेगा। तो उस मेथड से हम गवर्नर की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। दूसरा मेथड कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, इसको हिंदी में होते हैं तत्कालिक केंद्र विधि। तो आज हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम डायग्राम में देखें, एक एक बिंदु को देखें कि उस बिंदु पे कितने बल लग रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे ध्यान से देखिए, बिंदु डी को, कहाँ ये बिंदु डी है। अब बिंदु डी में आप मुझे बताइए कितने बल कार्य करते हुए आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से डायग्राम से क्लियर है, दो बल। एक तो W/2 नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है, दूसरा कौन सा बल है, T2। T2 किस तरफ कार्य कर रहा है, यदि आप डी से देखेंगे तो इस तरफ T2 कार्य कर रहा है।
ये दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों बलों को हमको विभाजित करना है एक्स दिशा में और वाई दिशा में। तो देखिए वाई दिशा में जब आप विभाजित करेंगे तो W/2 कहाँ लग रहा है, नीचे, और T2 का एक हिस्सा ऊपर लगेगा। तो जितना T2 का हिस्सा ऊपर होगा वो किसके बराबर होगा, W/2 के। तो आइए देखते हैं T2 का हिस्सा कितना होगा। T2 का हिस्सा जो ऊपर की ओर लगेगा वो होगा T2 cos बीटा। T2 cos बीटा कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। ये किसके बराबर होगा, W/2 के। तो देखिए हमने इक्वेशन ये आपको दिख रही है, T2 cos बीटा किसके बराबर है, W/2 के। अब W की जगह आप क्या लिख सकते हैं, mg, कैपिटल W है तो कैपिटल M क्या है, केंद्रीय भार का, केंद्रीय जो हमने लोड लगाया है उसका द्रव्यमान। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे mg/2 cos बीटा। अब इसको आप अभी साइड में रख दें, फिर हम दूसरा बिंदु देखेंगे, बिंदु B। अब बिंदु B को आप ध्यान से देखिए, बिंदु B के ऊपर कितने बल कार्य कर रहे हैं, बिंदु B के ऊपर 4 बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल है उसका बॉल का भार स्मॉल w, दूसरा बल है Fc, तीसरा बल है T1, चौथा बल है T2। तो इस प्रकार इन चारों बलों को हमको दो दिशाओं में विभाजित करना है। पहले हम देखेंगे x दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं, दूसरा हम देखेंगे y दिशा में कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो यदि आप x दिशा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा Fc लग रहा है बाईं ओर। फिर और कौन सा बल लगेगा, देखिए W के कारण x दिशा में कोई बल नहीं आएगा क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन T1 के कारण एक बल लगेगा x दिशा में जो इस दिशा में कार्य करेगा। इसी प्रकार T2 के कारण भी एक बल लगेगा जो इस ही दिशा में कार्य करेगा। तो x दिशा में टोटल कितने बल हो जाएंगे, 3, एक Fc इस तरफ बाईं ओर और T1 और T2 के कारण 2 बल इस तरफ, तो टोटल 3 बल होंगे। तो जितने 2 बल इधर लगेंगे वो दोनों बराबर होंगे इधर। तो आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन। यहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल वाले में, इस वाले हिस्से में हमने देखा दाईं ओर कितने लग रहे थे, T1 के कारण, T1 के कारण कितना लगेगा, T1 sin अल्फा। इसी प्रकार T2 के कारण भी लगेगा, T2 के कारण भी दाईं ओर लग रहा था तो कितना होगा, T2 sin बीटा। ये दोनों बराबर कितने होंगे, जो बाईं ओर लग रहा था, बाईं ओर क्या लग रहा था, Fc। तो T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू Fc। पहली इक्वेशन यहाँ से मिल गई। अब हम चलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में बल देखें। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो बल लग रहे थे वो कौन से होंगे, अब देखिए एक तो W लग रहा था नीचे की ओर स्मॉल w, दूसरा इसमें देखें आप T1 का एक हिस्सा ऊपर की ओर लगेगा और T2 का एक हिस्सा नीचे की ओर लगेगा। Fc का कोई हिस्सा नहीं लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने हो गए, T1 का एक हिस्सा ऊपर की तरफ, T2 का एक हिस्सा नीचे की तरफ और W। तो नीचे 2 बल, ऊपर 1 बल। तो इस प्रकार वर्टिकल डायरेक्शन में भी 3 बल कार्य कर रहे हैं। तो हम इसकी भी इक्वेशन देखें वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की ओर T1 का हिस्सा लग रहा था, कितना है, T1 cos अल्फा। नीचे की ओर 2 बल लग रहे थे, एक T2 का हिस्सा मतलब T2 cos बीटा और एक W। तो जब आप यहाँ से T2 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए और W की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल mg। इसको आप पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी। अब T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा, इन दोनों इक्वेशन में आप T2 की वैल्यू, यहाँ से जो T2 की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या किया हमने, जो T1 sin अल्फा और T1 cos अल्फा की इक्वेशंस बनी उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया कि ये T1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से T1 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। और ये जो नीचे वाला टर्म था इसको ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो क्या हो गया, mg ये पूरा टर्म इंटू टेन अल्फा बराबर जितना भी इस तरफ बचा। अब इस तरफ आप ध्यान से देखेंगे, फिर हमने क्या किया, टेन अल्फा को नीचे ले गए, टेन अल्फा यहाँ से नीचे ले गए, तो वो इसमें डिवाइड हो जाएगा पूरे टर्म्स में। तो टेन अल्फा को हमने नीचे डिवाइड कर दिया। अब हमको डिवाइड करने के कारण एक टर्म मिलेगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। बीटा आपको पता था क्या था, नीचे वाले लिंक्स का वर्टिकल के साथ एंगल, अल्फा क्या था, ऊपर वाले लिंक्स का वर्टिकल के साथ एंगल। तो टेन बीटा नीचे वाले का एंगल अपॉन ऊपर वाले का एंगल, इसको हम नाम दे देंगे क्यू, इसको बोलेंगे स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है, टेन बीटा अपॉन टेन
अल्फा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साथ ही साथ एफ सी का फॉर्मूला आपको पता है, एफ सी क्या था, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एफ सी की जगह आप क्या लिख देंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे, फिर इनको जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करके जब आप रीअरेंज करेंगे, इनको अच्छे तरीके से आप रीअरेंज करेंगे, और ओमेगा जहाँ पे भी ओमेगा आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख देंगे, 2πn/60। जहाँ जहाँ ओमेगा आएगा आप उसकी जगह ये रख देंगे। तो जब इन सब चीज़ों को आप पुट करके सॉल्व करेंगे तो एन और एच में आपको एक रिलेशन तैयार हो जाएगी, जो होगी ये वाली रिलेशन। ठीक है, अब आप रिलेशन को ध्यान से देख लीजिए। एन क्या है, गवर्नर की गति आरपीएम में। स्मॉल एन क्या है, जो बॉल है उसका मास। कैपिटल एम क्या है, जो केंद्रीय भार लग रहा है उसका द्रव्यमान। क्यू क्या है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, दोनों कोण का जो डिवाइड किया है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। एच क्या है, हाइट ऑफ गवर्नर। ये सारे टर्म्स आपको पता है। अब एक कंडीशन उत्पन्न होती है, मान लीजिए जितना एंगल पे ऊपर वाले लिंक्स हैं उतने ही एंगल पे नीचे वाले लिंक्स हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा 1। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें अल्फा बीटा बराबर है तो क्यू की जगह आप क्या लिख देंगे, 1। तो क्यू की जगह 1 पुट करने पे नया फॉर्मूला जो तैयार हो जाएगा वो ये है, एन स्क्वायर बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इनटू में 895/h। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये इक्वेशन आप कब उपयोग करेंगे, जब क्यू का मान कितना हो, 1। क्यू का मान 1 कब होगा, जब अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे। और यदि बराबर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, एन स्क्वायर बराबर ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये तो एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो गवर्नर में जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उनमें घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक बल उल्टी दिशा में कार्य करता है। तो फ्रिक्शन कहाँ पे उत्पन्न होता है वो मैं बता रहा हूँ, कि ये जो स्लीव कार्य करती है, स्पिंडल में ऊपर नीचे जो स्लीव मूव करती है, उसमें इन दोनों के बीच में, ये स्लीव है और ये स्पिंडल है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक बल कार्य करता है। तो यदि ये बल भी कार्य करेगा तो ये बल किसमें जुड़ेगा, जो हमारा केंद्रीय भार था उसमें जुड़ेगा। अब उसमें जुड़ेगा कि घटेगा, ये बहुत ध्यान में रखना है। तो देखिए, यदि गवर्नर की स्पीड बढ़ती है तो बॉल कहाँ जाएगी, स्लीव कहाँ उठेगी। यदि गवर्नर, ध्यान से सुनिए, यदि गवर्नर की स्पीड बढ़ रही है तो स्लीव कहाँ जाएगी, स्लीव ऊपर उठेगी। तो फ्रिक्शन का बल किस दिशा में कार्य करता है, जिस दिशा में गति है उसके दूसरी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो गति बढ़ेगी तो स्लीव ऊपर उठेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ कार्य करेगा, नीचे। और केंद्रीय भार भी कहाँ कार्य कर रहा था, नीचे, तो फ्रिक्शन उसमें जुड़ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए गति कम हो रही है तो स्लीव कहाँ जाएगी, स्लीव जाएगी नीचे। फ्रिक्शन किस दिशा में कार्य करेगा, ऊपर। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, केंद्रीय भार से माइनस हो जाएगा, W में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नया फॉर्मूला देखिए, फ्रिक्शन को यदि आप लेते हैं पिक्चर में तो नया फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे W, ये mg क्या था, केंद्रीय भार। यदि फ्रिक्शन ऐड करना हो तो प्लस लेंगे, फ्रिक्शन माइनस करना है तो माइनस लेंगे। अभी बताया, प्लस कब लेंगे, जब फ्रिक्शन नीचे की दिशा में कार्य करेगा। फ्रिक्शन नीचे की दिशा में कब कार्य करेगा, जब स्लीव ऊपर जाएगी। और माइनस कब लेंगे, जब फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में कब कार्य करेगा, जब स्लीव हमारी नीचे आएगी। तो ये फाइनल रिलेशन हमको मिल गया। हमको मेन आप ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्यू का मान 0 हो। तो इसी के साथ हमारा पॉटर गवर्नर खत्म होता है। आज हमने वॉट गवर्नर का न्यूमेरिकल किया, पॉटर गवर्नर का कंस्ट्रक्शन, वॉट गवर्नर और पॉटर गवर्नर में क्या अंतर है उसको देखा, पॉटर गवर्नर पे लगने वाले बहुत सारे बल उनको देखा, उनके बहुत सारे टर्म्स जो थे, कैपिटल एम, स्मॉल आर, स्मॉल एच, कैपिटल एन, ओमेगा, ठीक है, T1, T2, FC, ये सारे टर्म्स हमने देखे। और हमने एक इक्वेशन भी डिराइव की कि पॉटर गवर्नर के लिए एन और एच में क्या रिलेशन है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।